अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। आज मैं मदीना मुनव्वरा में मौजूद हूं। यहाँ आज 12 रबीउल अव्वल है। आका करीम की विलादत बासादत का दिन है, तो इस दिन की मुनासिबत से दुआ भी करते हैं प्रोग्राम के आगाज़ में कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर जो मुश्किलात हैं उसे दूर फरमाए। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जी। आज बहुत ज़्यादा हैपनिंग का दिन है, बहुत बड़ा दिन है। इस हवाले से बहुत बड़ा दिन है कि आज आईनी तरमीम के हवाले से जो पहले हम सुन रहे थे कि शायद वो हफ्ते के रोज़ होने जा रहे हैं, लेकिन वो अब होते होते आज इतवार का रोज़ हो गया। और जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी तक की जो हमारे पास अपडेट्स और जो इत्तलात आ रही हैं वो ये है कि 10 बजे तक जो है वो सेनेट का इजलास चला गया है, कौमी असम्बली का इजलास चला गया है और मुस्तकिल बुनियादों पर मुलाकात हो रही है। कोई भी बात हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती। मुलाकातें हो रही हैं और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अहम तरीन मरकज़ निगाह महवर निगाह जो बने हुए हैं वे मौलाना फजलुर रहमान साहब बने हुए हैं। कह लीजिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनकी जमात एक ऐसा तोता बनी हुई है कि जिसके अंदर इस वक्त हुकूमत की जान भी है और जिसके अंदर इस वक्त ऑपोजिशन की जान भी है। ऑपोजिशन भी ये चाहती है कि हुकूमत जो आईनी तरमीम लाने जा रही है वो किसी तरीके से नाकाम बनाया जाए और उसके लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनकी जमात और उनके वोट्स सबसे अहम और सबसे कलीदी किरदार अदा करेंगे। इसलिए कभी बैरिस्टर गौहर भी मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं और हमारे पास अब तक जब मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ तो ये तलात भी हमारे पास आ रही हैं कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी भी शायद गालिबन उनसे मुलाकात करेंगे और जब आपकी प्रोग्राम देख रहे हो सकता है कि ये मुलाकात हो भी चुकी हो। लेकिन मुझे ये भी याद है कि तकरीबन आज से 6 महीने पहले फैसल वावड़ा साहब मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को आप देखेंगे कि तकरीबन 4-5-6 महीनों में वो भी हुकूमत के हलकों की तरफ ही आपको नजर आएंगे, बैठे हुए नजर आएंगे। अब क्या चीज़ हो रही है, क्या ले और दे की पॉलिसी हो रही है, क्या ऑफर मौलाना फजलुर रहमान साहब को की जा रही हैं और क्या ऑफर्स जो है वो मौलाना साहब एक्सेप्ट कर रहे हैं या क्या कुछ मजीद डिमांड कर रहे हैं कि जिसके बाद हम देखें कि शायद गालिबन आज रात तक ये मामला किसी करवट बैठ जाए या फिर ये मामला कल तक चला जाए। लेकिन ये भी जहन में रखिएगा कि हफ्ता और इतवार का रोज़ जब सेलेक्ट किया जाता है तो उस वक्त जो हसास मामलात होते हैं या गैर मामूली मामलात होते हैं तब हफ्ते और इतवार के दिन को सेलेक्ट किया जाता है, वरना जो मामूल की कार्रवाई होती है उसके लिए पीर से जुमे तक का रोज़ मौजूद होता है। अभी तक जो हमारे मुख्तलिफ समा टीवी के नुमाइंदगान पार्लियामेंट लॉजेस में मौजूद हैं, आसपास मौजूद हैं, तो वो तो यही बता रहे हैं कि हम जिस भी मेंबर से बात करने की कोशिश करते हैं तो उनकी तरफ से एक हल्की स्माइल दी जाती है, लेकिन स्माइल के साथ साथ ये अभी तक नहीं बताया जा रहा कि आया ये जो आईनी तरमीम होने जा रही है या जिसे हुकूमत जुडिशल रिफॉर्म्स कह रही है वो आज हो भी पाएंगी, मामला किसी करवट बैठ भी पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। तो हम जरा इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे या इन इस्लाहात के अंदर क्या है जो हुकूमत करने जा रही है और ऑपोजिशन क्यों इसको अपोज करना चाह रही है, क्यों ऑपोजिशन नहीं चाहती कि इस तरह के मामलात फाइनलाइज हो जाएं, इस पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में आज हसन अय्यूब साहब मेरे साथ, आबिद ज़ुबैरी साहब साथ मौजूद हैं, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। ज़रा मैं आगाज़ में सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जाता है कि अदलिया से मुताल्लिक आईनी तरमीम पर हम चुप नहीं बैठेंगे, जबकि लियाकत बलोच साहब वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट अदलिया के पर काटेगी तो कोई पार्लियामेंट की गर्दन काट देगा। लियाकत बलोच साहब जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। इसके साथ साथ अब जो अहम सवालात है नाज़रीन, चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए 3 या 5 सीनियर जजेस का पैनल भेजा जाएगा। चीफ जस्टिस की तैनाती हुकूमत अपने हाथ में क्यों रखना चाहती है? हाई कोर्ट जज की तकर्रुरी के लिए मुशावरत खत्म, ट्रांसफर भी हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बाद आर्टिकल 63A में तरमीम, आईनी अदालत के लिए अलग चीफ जस्टिस की तैनाती होगी, जिम्मेदारी क्या होगी? ये अहम सवालात हैं जिस पर आज अपने मेहमानों से बात करेंगे। कॉन्क्रीट बात या किसी सिचुएशन पर पहुंचकर बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक हमारे सामने सिचुएशन अभी भी दिगरगू ही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। हसन अय्यूब साहब, जरा आज आप बड़े अरसे बाद मेरे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं तो मैं चाह रही हूँ कि बात का आगाज भी आपसे ही किया जाए। सर, ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसके निकात जो है वो हमारे सामने कह लीजिए मुहिम तरीके से आ गए या आप जैसे जर्नलिस्ट जो है वो चीजें निकाल कर लेकर आए, क्योंकि कल तक तो हमें सिर्फ यही मालूम हो रहा था कि चीफ जस्टिस की जो तकर्रुरी का प्रोसेस है वो और उनकी आईनी मुद्दत जो है उसको बढ़ाने तक के मामलात हैं। लेकिन अब 63A भी आ गया, इसके अलावा दीगर आईनी शिक़ें भी आ गई कि जिसमें तरमीम करने जा रहे हैं। तो हुकूमती ज़बान में इनको अदालती इस्लाहात का नाम दिया जाए या अपोजिशन के लफ्ज़ों में इसको जजेस को कंट्रोल करने का हथियार समझा जाए? हसन साहब। देखिए, जजेस को कंट्रोल तो अब कोई भी नहीं कर रहा।
पार्लियामेंट ही जो है वो ये जो आईनी तरमीम ला रहा है। अब बात मामला यहाँ पर यह है कि देखें, पार्लियामेंट ने तस्दीक करना है 63A वाला फैसला, तो मेरे ख्याल से तस्दीक करना बहुत ज़रूरी है। और अभी मखसूस नशिस्तों वाला फैसला आया है, उसमें जो अपील्स थी वो डिसमिस कर दी और इम्प्यून ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया। पहले तो जाली डिग्रियों के ऊपर आपने देखा था कि जी इफ्तिखार चौधरी साहब ने मुतद्दिद अरकान पार्लियामेंट साहब को घर भेज दिया था और कहते जी कि HEC ने वेरीफाई नहीं की डिग्री, लिहाजा जनाब ये जो रुकने पार्लियामेंट घर जाए। लेकिन अब जो खराबी हुई है उस खराबी को दूर किया जा रहा है और माशाल्लाह अगर पार्लियामेंट की बिल्डिंग आप दिखा सकें तो बड़ी चमक रही है। वैसे तो रबीउल अव्वल की वजह से है, लेकिन वहां पर वो आपको ये मालूम है कि वो बड़ी लाइट्स लगाई गई हैं। लेकिन आज खुशी का दिन है, आज एक अच्छा दिन है। आज इंशाल्लाह पार्लियामान की बालादस्ती एक बार फिर कायम होगी और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन खुशी का दिन जब बनेगा, जब मौलाना फजल रहमान साहब मान जाएंगे और उनके मान जाने के बाद भी मजीद जो 2 वोट दरकार होंगे वो लोग भी हमारे सामने आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद ये खुशी का दिन होगा। वैसे ऐसा ना देखें, आम आदमी के ऊपर उतनी जिम्मेदारी नहीं होती। जिसने आइन और कानून के मुताबिक अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने का हल्फ उठाया हुआ है, मेरे ख्याल से उनकी छोटी सी गलती को आम आदमी की गलती के मुकाबले में 10 गुना गिना जाना चाहिए। सही सही, बिल्कुल ठीक। जुबैर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, जरा आप ये बता दीजिएगा कि जो निकात अब हमारे सामने आ गए हैं इसको क्या कहा जाए? ये हुकूमती ज़बान में कहा जाए कि ये अदालती इस्लाहात हैं, ये जुडिशल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, या फिर जो ऑपोजिशन को इस बारे में एतराज़ है कि ये अपने फ़वाइद के लिए हुकूमत ये इस्लाहात करने जा रही है, क्या है सर ये? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र है आज हमारे आइन में जो अभी सामने तरमीम आपने दिखाई है जो होने जा रही है उसमें आर्टिकल 204 की तरमीम अभी नहीं है। बात लेकिन उन्होंने सही की, बात यही की है कि पार्लियामान की दस्ती, हमारा आइन ख़ुद 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, एग्जेक्टिव और जुडिशरी। जुडिशरी का हक आइन ने पाकिस्तान ने अदालतों को दिया है, उनकी तशरीह सब पे बाइंडिंग है। आर्टिकल 189 और 90 जुडिशरी के बारे में है, पार्लियामेंट के बारे में नहीं है, ना एग्जेक्टिव के बारे में। आप पे बाइंडिंग होते हैं हुकूमत के जो जजमेंट्स होते हैं, आपको बेशक पसंद नहीं आए जो इस वक्त जा रहा है। और कल यही लोग जिनको आज़ाद अदलिया की ज़रूरत होगी, और ये पहले भी देख चुके हैं नवाज शरीफ साहब के, इन्होंने जब हमला कराया था सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, तो फिर उसी अदालत पर इनको ज़रूरत पड़ी, उस अदालत में क्या हुआ। तो चले अभी इनके पास नंबर है नहीं है वो पता लग जाएगा। लेकिन जिस तरह से आइनी तरमीम होने जा रही है और इस आइनी तरमीम से मेरे आपके हुकूक आज सल्ब हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस किस तरह से अपॉइंट होंगे, गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। चीफ जस्टिस कब 2 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, पता नहीं, ये सारी चीज़ें। तो मैं तो ये कहूँगा कि जी ये जो तरमीम है ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने बदला ले या बदला ले रहे हैं, लेकिन बदला लेने के लिए ये अगर तरमीम होनी थी कंसेंसस से होनी चाहिए थी। कोई हर्ज नहीं होता कि अगर आप बढ़ाएं सब चीज़ें, लेकिन एक अपने मर्जी के जजेस को लाने और सीनियर पैनल बना के चीफ जस्टिस लेना, तो हमारी वो जजमेंट्स जो गई जो सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग होती है उनका क्या होगा। एग्जैक्टली सर, ये बात आपकी दुरुस्त है, ये बात आपकी दुरुस्त है। ऑपोजिशन के साथ कंसेंसस होने चाहिए थे, और सबसे अहम सवाल तो ये बनता है कि इतनी जल्दबाजी क्यों है कि आज ही मुलाकातें हो रही हैं, आज ये सारे मामलात हो रहे हैं, ऑपोजिशन का कंसेंसस भी इसमें मौजूद नहीं है। इनफैक्ट मेरे प्रोग्राम में हाफिज अब्दुल्ला साहब मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि अगर हुकूमत के साथ हम जाते हैं तो ये हमारे लिए खुदकुशी होगी। तो अब ये भी सवाल होगा कि क्या वाकई JUIF अगर जा रही है हुकूमत के साथ, उनको वोट देने जा रही है, तो क्या वो खुदकुशी करने जा रही है? ये भी अगर हुकूमत के लोग हमारे साथ मौजूद होंगे तो जरूर मैं उनसे सवाल पूछूंगी। सिद्दीकी साहब, सर आईनी तरमीम के बाद अब ये तो क्लियर हो गया ना कि ये मामला एक्सटेंशन की तरफ तो नहीं जा रहा चीफ जस्टिस की, तो अब होगा क्या सर? क्या काजी साहब अक्टूबर में चले जाएंगे घर, या फिर वो आईनी अदालत जाएंगे? और अगर इस तरह का होता है तो फिर क्या काजी साहब कबूल करेंगे सर इसे? देखिए, ये सारी सवालात जो हैं वो मफरूज़ों की बुनियाद पर मबनी हैं और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं। तो काजी साहब ने क्या करना है क्या नहीं करना, वो तो काजी साहब ही उसका जवाब जो है वो दे सकते हैं। डेफिनेटली अगर उनकी रिटायरमेंट की डेट जो है वो 25 अक्टूबर है तो वो उस दिन को रिटायर हो जाएंगे।
अब उसके बाद जाहिर है बहुत सारे जज साहबान जो हैं वो रिटायर हुए हैं, तो वो रिटायर होकर घर चले जाएंगे, किताब लिखेंगे, पढ़ाएंगे, या जो भी उनकी शुगल करना होगा वो करेंगे। एक मिनट आबिद भाई साहब, मैं नहीं बोला, मैं जरा थोड़े से हकायक जो है ना वो आपको बता दूं। आप बिल्कुल जितनी आज़ाद अदलिया आप चाहते हैं ना, उस आज़ाद अदलिया का और आपका ताल्लुक बताना मुझे कि किस तरह से वकील और जज मिलकर जो है वो मुकदमा फिक्स करने के हवाले से बातें कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें उसमें हैं। मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगी, आप जरूर काउंटर कीजिएगा सर। नहीं, मैं मौका चाहिए नहीं मुझे। मैं आप बात कर रही हैं आईनी तरमीम की, ये आप सच्ची बातें क्यों कर रहे हैं सदीकी साहब? आजाद अदलिया के मैं सच्ची बातें क्यों कर रहे हैं? मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। नहीं, सच्ची बातें कर रहे हैं। बस किरण नाज आपके प्रोग्राम में बैठकर क़य्यूम सिद्दीकी साहब सच्ची बातें क्यों कर रहे हैं? मैं तो सवाल कर रहा हूं उनसे। बात ये है ये तो वो एक छोटी सी क्या बेहतर ये नहीं होगा सर कि हम आबिद जुबैरी साहब को छोड़कर आज का जो अहम मामला है, जो इशू है, हम उसको डिस्कस कर लें सर? क्या ज्यादा बेहतर ये नहीं हो जाएगा? नहीं, वो देखिए ना, मतलब है कि किसी दूसरे की जो है वो राय का एहतराम कर लेना चाहिए, वो जो भी है। तो मैं अब उस दूसरी तरफ आ जाता हूँ कि एक जुडिशल ओवररीच जो है वो भी होती है, जिसका खुद अदालतें जो हैं वो कहते रहे। अभी इन्होंने गेट कीपर की इस्तेलाह इस्तेमाल की है ना, तो फिर जो है वो जुडिशल ओवररीच की इस्तेलाह भी हमारे अदालतों ने जो है वो इस्तेमाल की है। और वो कब हुई? जब एग्जेक्टिव को पैरालाइज कर दिया। अब आपके सामने ये आज की बात नहीं है, ये सालों पर मुहित एक जो है ना सिलसिला है कि अगर रेकॉर्डिंग का केस आता है तो उसकी वजह से पाकिस्तान को $10 बिलियन का जुर्माना होता है। स्टील मिल के केसेस के हवाले से आपकी इकोनॉमी मुतासिर होती है। फिर उसके बाद मईशत को आप ले लें, फिर आप जुडिशल अपॉइंट आए, आपने उस वक्त की 19वीं तरमीम जो है वो जब की गई, और 19वीं तरमीम के बाद फिर जो है वो तमाम इख्तियार अपने अंदर तनाज़ है। अब कहने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, अब क्योंकि सिलेक्शन होगा, चुनाव होगा, तो अब अपनी मर्जी का जज बिठा दिया जाएगा और फिर उसके बाद कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, देखें, अभी तक तो जो है ना वो हमारे सामने ब्लैक एंड वाइट के अंदर नहीं है चीज़ें। अब जहाँ तक बात आ जाती है आपकी कि जो हमने सुना है वो तो यही है कि जुडिशल कमीशन ही होगा, जो कि पार्लियामेंट के अरकान पर और जज साहबान के ऊपर मुश्तमिल एक जो इस वक्त हैयत है वो तश्कील देगी। ठीक है, ये पहले होता था क्या? उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काम नहीं कर रही थी, जज भी लगते थे और फैसले भी हुआ करते थे जब प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर लगते थे। फिर उसको चीफ जस्टिस की एडवाइस का प्राइम मिनिस्टर को पाबंद किया गया, और फिर इस तरह से जो है ये सारी बिल्कुल जुडिशल अदलिया की आज़ादी जो है वो बहुत मुकद्दम है पार्लियामेंट के ऊपर। अब ये देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन 63A हो। सिद्दीकी साहब बिल्कुल ठीक। अब हसन ये फरमाइए सर, अगले चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए जो मैं भी बात भी कर रही थी, उसके लिए 5 रुकनी पैनल की बात हो रही है, तो इससे तो फिर ये तो वाजे हो गया ना कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं होंगे अगर ये वाला जो पुराना वाला प्रोसेस है उसको हटा दिया जाता है, बल्कि इसका फैसला हुकूमत करेगी। आया हुकूमत अगर फैसला कर सकती है तब तो वो चीफ जस्टिस हो सकते हैं, जो हुकूमत को सूट कर रहा होगा फिर वही चीफ जस्टिस बनेगा। यानी देखिए, ये अल जहाद ट्रस्ट केस है जिसकी बुनियाद के ऊपर सीनियरिटी प्रिंसिपल रखा गया है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इसी तरह हाई कोर्ट्स भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वो अपनी पावर्स वहीं से इनहेरिट करती हैं, और जुडिशल कमीशन ही इस वक्त तक उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है जिसकी बुनियाद बनाकर ये सीनियरिटी प्रिंसिपल रखा गया है, तो मौलाना फजल रहमान का ये मुतालबा है, और मेरे ख्याल के मुताबिक ये मुतालबा दुरुस्त जो है मुतालबा है कि देखें, पहले तो मैं अगर आपने सीनियरिटी प्रिंसिपल रखना है तो फिर तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में रखें, और अगर नहीं रखना तो फिर किसी में भी नहीं होना चाहिए। अब देख लें कि यही मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, और इवन इट वाज हेडेड बाय चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा साहब, इन्होंने ही जो है ये जुडिशल कमीशन का इजलास किया, जिसमें मुतफ़िका तौर पर आई बिलीव कि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को, जो सीनियरिटी में 3 नंबर पर थी, उनको यानी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अपॉइंट कर दिया, क्योंकि जिसकी बुनियाद उन्होंने कहा कि कॉम्पिटेंस भी चाहिए। तो मेरे ख्याल से कॉम्पिटेंस जितनी हाई कोर्ट्स में रिक्वायर्ड है, उससे ज़्यादा कॉम्पिटेंस जो है वो रिक्वायर्ड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो इसमें कौन सी बुराई है? अगर एक चीज़ हाई कोर्ट के लिए दुरुस्त है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के लिए किस तरह गलत हो सकती है?
और अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए गलत है तो फिर वो हाई कोर्ट के लिए अच्छा, लेकिन यहाँ है। पर बिल्कुल ठीक। अजहर सिद्दीक साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। मुझे बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, ये सारे मामले पर पीटीआई क्या मौक़िफ़ रखी हुई है, ये तो हमारे सामने है, और मौलाना साहब भी अपने बेल्ट पे लाने की कितनी तगदौ हो रही है, कोशिश हो रही है, ये भी हमारे सामने है। अब जो चीजें सर अनफोल्ड हुई हैं, जितनी अनफोल्ड हुई हैं, उसी को ही लेकर हम डेफिनेटली भी बात कर सकते हैं। सर, आपकी गट्स फीलिंग क्या कह रही है? क्या हुकूमत जो ये भाग दौड़ हो रही है, तगदो हो रही है, मुलाकातें हो रही हैं मुसलसल, मौलाना साहब के दर पर आपके लोग भी जा रहे हैं, हुकूमत के लोग भी जा रहे हैं, अब तो बाकायदा ये बात क़यादत तक पहुंच गई है, अब गट्स फीलिंग क्या है आपकी सर? कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि मेरे प्रोग्राम में आपके कई सारे लोग, यानी उमैर नियाजी साहब, दीगर लोग ये बात कर चुके हैं कि हमारे कई सारे लोग हमसे राब्ते में नहीं है और हुकूमत उन्हें अप्रोच कर रही है। हुकूमत के अपने लोग भी ये कह चुके हैं कि हमारी जो नजर है वो उन 41 मेंबरान पर ही है। तो क्या समझ रहे हैं पीटीआई के हलकों के अंदर क्या सोचा जा रहा है कि भाग दौड़ तो हो रही है, लेकिन क्या हुकूमत ही कामयाब हो जाएगी अमेंडमेंट करवाने में, या आप लोग रोक लेंगे रास्ता? अच्छा, पहली तो बात समझिएगा कि जितना पार्लियामान ने आइन के साथ खिलवाड़ किया है ना मौजूदा में, वो चाहे 90 दिन का इलेक्शन हो, चाहे मखसूस नशिस्तों का मामला हो, या कोई भी हो ना, जितना इस पार्लियामान ने, तारीख लिखी जा रही है और ये तारीख बताएगी कि क्या हो रहा है। अब आए आगे 3 मेंबरान, और आपको पता है कि जब उस वक्त हमारे बंदे तोड़े गए, इस्लामाबाद कराची से निकले आकर 22 MPA पंजाब असेंबली से, फिर नेशनल असेंबली से राजा रियाज जैसे लोग जो बकायदा पहले प्लान करवाए गए और बाद में निकाले गए, ये तो हकीकत है। तो हमारे 3 बंदे सर, वो सारी चीजें पाकिस्तान की आवाम बहुत अच्छे तरीके से जानती है ना। सिंध हाउस से कैसे लोग निकले, बाकी सारे मामला क्या हुए, फिर वो अदम एतमाद किस तरह से कामयाब हुई, ये सारी चीजें सबको मालूम है। मैं तो आपसे अभी मौजूदा सूरत हाल की बात कर रही हूँ। अभी बताइए ना, क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या समझ रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से कोशिश तो हो रही है, लेकिन क्या हुकूमत कामयाब हो जाएगी या रास्ता रोक लेंगे हुकूमत का? देखिए, आपको पता है कि नवाज शरीफ चिल्ला काट रहे थे। चिल्ला, अगर नवाज शरीफ वहाँ पहुंची है तो मुश्किल हालात है ना। अगर मुश्किल हालात ना होते तो नवाज शरीफ अपना चिल्ला छोड़ के वहाँ क्यों जाते? और वजह क्या है, मौलाना फजलुर रहमान साहब चाह रहे हैं वजारत आला बलोचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि बलोचिस्तान की वजारत आला मिल जाए, कुछ सेनेट की सीटें चाह रहे हैं, यानी वो बार्गेन डील है। हम उन्हें समझा रहे हैं कि नहीं भाई, असूलों पे चलें आप, और ये बार्गेन वगैरह की तरफ आप छोड़ें इन चीजों को, जो आपको अगर लालच दी भी जा रही है, छोड़ दें इस लालच को। क्या ऑफर की गई है हुकूमत की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान साहब को, या ये जो आप बात कर रहे हैं वजारत आला वगैरह की, ये मौलाना साहब ने डिमांड की है? क्या हुकूमत की तरफ से ऑफर्स आई हैं? ये तो हुकूमत बार्गेन कर रही है ना, और कुछ डिमांडें सारी सामने आ रही है ना, ये तो सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। ये कोई ज्यादा लंबी बात नहीं है। इट इज बेसिकली डील चल रही है कि बेस्ट डील कौन है। हमारे पास तो कोई बेस्ट डील नहीं है, साफ सी बात है। हमारा ना, हम हुकूमत के अंदर हैं, हम केपी के अंदर हैं, हमारे पास तो ना पैसे देने के लिए है, हमारे पास तो कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है। सवाल बड़ा वाज़ी है कि क्या अब आकर, और मैं आपको बताता चलूं, ये वाला जो टेन्योर जिस तरह भी आपने डिस्टर्ब किया, और इसके हवाले से इलेक्शन कमीशन का किरदार, मेरे पास इतनी चीजें मौजूद हैं जो अपने तरमीमी ऑर्डिनरी इलेक्शन तरमीमी एक्ट के हवाले से, वो मैं मुख्तलिफ कोर्टों के अंदर चीजें मौजूद हैं। चलिए अजहर साहब, ये सवाल मैं कई सारे दिनों से बहुत सारे लोगों से कर रही थी पीटीआई के, कि हुकूमत के पास तो ऑफर्स करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपके पास क्या है? तो ये आप बड़ा क्लियरली ये बता रहे हैं कि हमारे पास तो ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आप सिर्फ मौलाना साहब को समझा ही सकते हैं, और ये जो आनियां जानियां हो रही हैं, ये इस वक्त उनको समझाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक सर, आपको पॉइंट आ गया सिद्दीकी साहब। सर, चीफ जस्टिस साहब ने एक्सटेंशन के मामले पर पहले खैर इसमें गुफ्तगू की, बाद में उनके सेक्रेटरी को प्रेस रिलीज में वजाहत करनी पड़ी। ये क्या मामला था असल? इतनी कंफ्यूजन क्यों थी इसमें? किरण, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मैं उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था जब जो भी गुफ्तगू हुई थी चीफ जस्टिस की सहाफ़ियों के साथ, और उसमें जो मैंने पढ़ा है वो तो वही पढ़ा है जो कि तहरीरी तौर पर आया है सामने। तो वो जो उनका बयान है वो उस तरह से एज इट इज़ वहाँ पर मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि इस पर मज़ीद कुछ मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि आई एम हैंडीकैप्ड, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो लिहाजा जो तहरीरी अब मुझे ये फरमाइएगा, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया इस पे। अब मुझे बताइए कि अब हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर भी हो सकेगा, तो इसका गलत इस्तेमाल कैसे रोका जाएगा? कल को किसी हुकूमत को किसी हाई कोर्ट का जज जो है वो पसंद नहीं है, तो उसको किसी ऐसे सूबे में ट्रांसफर कर दिया जाएगा कि वो मुतालिका केसेस ही ना सुन सके। सर, ये भी तो पॉसिबिलिटीज हैं फिर।
देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जो 181 की बात हो रही है ना, जो वो तो जो मेरे सामने है, जो ज़राए से हमारे पास आए कि जी 181 के अंदर जो है वो उसमें भी कोई अमेंडमेंट जो है वो प्रपोज की जा रही है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि हम देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट जो है उसके आप देखें कितने बेंचेस हैं। मुल्तान बेंच है, दूसरा बेंच है, भावलपुर बेंच है, लाहौर के अंदर है, और मुख्तलिफ रजिस्ट्रीज हैं, वहाँ पे जजेस रोटेट होते रहते हैं। इसी तरह से सिंध हाई कोर्ट के हैं, वहाँ पे भी जजेस रोटेट होते हैं। कोई सक्कर बेंच में जाता है, कोई कराची रजिस्ट्री में होता है, कोई कहीं होता है। तो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, बस यहीं से लोग कहीं इधर उधर नहीं हो सकते हैं। तो लेकिन फिर दूसरी तरफ जो है हमें देखना पड़ता है। लेकिन सर जो मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपको कोई जज सूट नहीं करता है, अगर ये हुकूमत ये प्रोसीजर सारा अपने हाथ में ले रही है और अगर कोई जज हुकूमत को सूट नहीं कर रहा है, वो उठा के किसी और सूबे की तरफ वो ट्रांसफर कर दें, तो क्या इसके लिए कोई चेक एंड बैलेंस है? इसके लिए कोई मैकेनिज्म होगा सर? देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे ये भी सिर्फ सुनने में आ रहा है, और इस बुनियाद के ऊपर तो मैं कहता हूँ कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो एक पैरामाउंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। अब ये देखें कि अब जब फिर एक मरतबा अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं, तो उसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था ना कि आपने इलेक्शन नहीं करवाए तो आपको इंतखाबी सिंबल नहीं मिल सकता। तो उसके बाद उस अदलिया की आज़ादी के ऊपर क्या कुछ नहीं कहा गया है। दूसरी बात जो है वो फिर आप आ जाइए कि अब फिर जो है बात को मैं थोड़ा सा मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं जा रही है वाली तो बात को आगे बढ़ाना चाह रही हूं। तब्दीली होने जा रही है, तो पीटीआई का मौकफ ये है कि जनाब अब जो नए चीफ जस्टिस आएंगे वो नए चीफ जस्टिस आकर इलेक्शन का लदम करार दे देंगे और फिर इस तरह से ये सारा कुछ हो जाएगा। तो ये जो सारी चीजें ये कहाँ से आती हैं? ये नहीं सर, ऐसा तो होता रहता है ना। राना सनाउल्लाह और भी बहुत से कहते थे कि चीफ जस्टिस की तब्दीली तक नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। मौजूद मेहमान साथ ही मौजूद हैं, यहाँ गुफ्तगू चल रही है। एक छोटे सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूंगी। थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाना चाह रही हूँ हसन के साथ। हसन, ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट की कल जो वजाहत आई है इलेक्शन एक्ट के मामले पर, उसकी टाइमिंग पर बड़ी उंगलियां उठ रही हैं और पिछले दौर में ऐसा तासुर दिया जाता था कि अदालत सीम है। कब की वजाहत मांगी हुई इलेक्शन कमीशन ने? आपने कब दी? तो ये सिद्दीकी साहब गालिबन इसकी वजाहत कर सकते हैं। क्या आपको ये वजाहत देने का इख्तियार था? क्या ये सबसे पूछ लेते हैं, एक मिनट, नहीं वो शायद वजाहत कर सकते हैं। मैंने बात कंप्लीट करनी है। नहीं किरण, मुझे बात कंप्लीट करने दें। अब इसमें बात यह है, कुछ चीजें देखने वाली हैं और मेरे ख्याल से जो आईनी तरमीम आ रही है, इस आईनी तरमीम में जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार भी है और जजेस के जो रिमूवल है उसके तरीकाकार की भी इस्लाहात हो रही हैं। जी मैं जवाब दे दूं। 25 जुलाई को आई थी ये दरखास्त, आई थी ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, तो उस वक्त तक तो छुट्टियां नहीं थी। मैं जवाब दे दूं। लेकिन जब इस केस का, हाँ जी, लेकिन आपने जो जवाब दिया था उसके लिए तो मैं आगे लेके बढ़ी थी। हसन कंप्लीट कर लें क्विकली। अच्छा नहीं, मैं ये मैं बात कर रहा हूँ। देखें, आपका मुल्क ने, अदलिया ने आइन और कानून के मुताबिक चलना है। मुल्क ने आइन और कानून के मुताबिक चलना है। यहाँ हर कोई, यहाँ हर इदारा शायद ये समझ रहा है कि वही है सब कुछ। ताकत हर बंदा दूसरे की छीनना चाह रहा है और जहां से सब ताकत ले रहे हैं वो आईन पाकिस्तान है और आइन का खालिक इदारा वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के ताबे नहीं है। जा रही है जो कुछ आज होने जा रहा है, क्योंकि आपने आगाज ही कर दिया ना कि आज चमक दमक ही मुख्तलिफ है पार्लियामेंट की। तो आप ये समझ रहे हैं कि वो जो हर इदारा समझ रहा है कि वो सुप्रीम है, तो ये आज पार्लियामेंट की जीत होने जा रही है और पार्लियामेंट के जरिए जो है वो हर इदारे की अपनी अपनी जो हदें हैं वो बैलेंस होने जा रही हैं। मुझे आपकी बात से ये तासुर मिल रहा है। अजहर साहब भी इस पर मैं तो ये कहूंगा, ये तशरीह पार्लियामेंट को जवाब दे, अजहर साहब को जवाब देने दें। हसन जी जी देखिए, मैं, हसन छोटा भाई है लेकिन मैं तारीखी तौर पर बता दूं कि नवाज शरीफ लंदन में थे, मरियम सफदर कहा करती थी कि जस्टिस काजी फाजिस आएंगे, ये हो जाएगा। और वो चले, वो तो एक इलेक्शन का मामले के चले, वो गलत कहते थे ना, उनको नहीं कहना चाहिए था। तो आप कर रहे हैं तो फिर आप उनकी सुन्नत पे क्यों पैरवी कर रहे हैं? सुन ले आराम से। और उसके बाद क्या हुआ, हमने 8 फैसले ऐसे देखे हैं जिसने पाकिस्तानी अदलिया तारीख में याद रखे जाएंगे, यानी वो भूल नहीं सकते हम।
और जो जो वो कहते रहे वही होता रहा। ये तो रिकॉर्ड में आते हैं ना, यानी और वो और फैसले आपके सामने हैं। जिस तरह इलेक्शन का सिंबल लिया गया, बाद में 13 रुकनी बेंच में 11 मेंबर बेंच ने कहा वो गलत फैसला है। और क्या बड़ी बात होगी? नहीं कहा अजय साहब गलत बात कर रहे, अजय साहब गलत बात कर रहे, अजय साहब गलत बात कर रहे, नहीं कहा। बात करने दे, गलत बातें करने नहीं कहा। मैं आपकी बातों में बोल रहा हूं, फैक्ट्स को ना डिस्ट्रॉय करें, आप अपना तजिया या अपना मौकफ जरूर दे सकते हैं, लेकिन ये बात गलत है कि 13-11 रुकनी बेंच ने कहा कि वो 3 रुकनी बेंच का फैसला गलत था। कोई बात करें, आप जब बात कर रहे थे आपकी बातें मैं बोल रहा हूँ, और चुप करके बर्दाश्त करके सुने ना, जवाब दे दीजिएगा। अच्छा, ये आगे चलती है इस बात को, फिर जो देखें यार आप तो लड़ पड़ते हैं यार। मैं तो आपको कहा कि आप सिद्दीकी साहब और हसन साहब, आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अजय साहब खामोश से सुन रहे थे, आप लोग भी सुन लेना उनकी बात, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्हें देने दें। गलत बात ना करें, दुरुस्त बात करें ना भाई। तुम यार गलत, चलिए जब आपका मौका आएगा तो आप करेक्ट कर लीजिएगा ना, उनको बात तो करने दें। अजय साहब मैं आप कर रहा हूँ, आप तुम तू तड़ाक पे उतर आए। वो जूडो कराटे जानते हैं, कयूम साहब बात करने दें प्लीज। वो जूडो कराटे जानते हैं, अभी वो कौसर काजमी के साथ भी। चलिए यार कयूम साहब बात करने देंगे? आप शहर से डूब मरने का मकाम है। सर अजय साहब आप बात करें। आप लोग जो भी को डिफेंड कर रहा, कमाल हो गया। नहीं मैं नहीं डिफेंड कर रहा उस बात को, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको आप कह रहा हूँ, आप तू तड़ाक पे उतर आए ना, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं तुम्हारे से ताल्लुक मेरा अगर है तो मैं कह सकता हूँ, तू उसमें कैमरा नहीं अजय साहब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे और आप दोनों मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज हम जरा अच्छे माहौल में ही अपने शो को आगे बढ़ाएंगे, आप प्लीज अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। अच्छा देखिए किरण, देखें जस्टिस काजी फाइसा के बारे में बातें कहते रहे, आप शुरू हो जाएं। जितना डिफेंड इलेक्शन कमीशन को उन्होंने किया, जितना इलेक्शन कमीशन ने तबाही और बर्बादी की, मैं आपके सामने 4 फैसले रख देता हूँ। 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए। सेक्शन 57 जो इख्तियार देता था अपना सदर और गवर्नर को आइन के तहत, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को उन्होंने टच ही नहीं किया। सेक्शन 232, फिर अभी रिजर्व सीटों के हवाले से, यानी मैं क्या क्या बातें करूं, सिंबल के हवाले से ये तारीख बताएगी क्या हुआ है। जी तारीख यही बताएगी ना कि उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में जो बेंच था, उसने जब इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवाया उसने। सुने ना, अब आगे चलते हैं। और फिर तारीख ये बताएगी कि उस फैसले का ऑर्डर तक आज भी नहीं है। कोर्ट कहाँ है, उस फैसले का ऑर्डर तो कोर्ट किधर है जनाब? बात नहीं करने, ठीक है। फिर वो तारीख ये भी बताएगी कि जब DGISI और DGMI जो है वो बंदयाल साहब को मिले तो फिर उसके बाद सरदार काशिफ की एक दरखास्त आई और उस दरखास्त के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ जनाब ठीक है, आप जरा सारे के सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, और उनका इशारा जो होता है वो आने वाले चीफ जस्टिस है। तो अगर आप ये कहते हैं कि PMLN के लोग ये बात कर रहे होते थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने शायद कोशिश नहीं की रास्ता रोकने की, लेकिन अब शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी हैं वो आपकी इस बात से समझ गए हैं कि आप लोग क्या चाह रहे हैं, तो इस वजह से शायद रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप तीनों मेहमान की मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हसन अयूब साहब मेरे साथ मौजूद थे, अजहर सिद्दीक साहब साथ मौजूद थे, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन एक फिल्मी जुमला जहन में आ रहा है मेरे, कहाँ से आए ये तोहफे, किसने दिए ये तोहफे, क्यों दिए ये तोहफे, क्या कह रहे हैं ये तोहफे। आजकल मुल्क की सियासत में हर वक्त हर तरफ, इनफैक्ट अभी हम बात भी जो कर रहे थे वो तरमीम का शोर चल रहा है, लेकिन बरतानवी वजीर आजम की एहलिया को जो मिलने वाले तोहफे हैं और उनसे डिटेल्स हमारे सामने आई हैं, जो तहकीकात हमारे सामने आई हैं, तो उसने मुझे ये फिल्मी जुमला बोलने पर मजबूर किया है। और ये है जी बरतानवी वजीर आजम के एहलिया को मिलने वाले कपड़े जो कि डिक्लेयर करने पर बरतानवी वजीर आजम को तहकीकात का सामना है। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ कपड़े तो में मिलने पर किसी भी वज़ीर आज़म को मुश्किल दरपेश हो सकती है कि यहाँ तो हमारे पास तो हम देखते हैं लाखों करोड़ों के तोहफे होते हैं, हुक्मरान तबका उसूल भी कर लेता है, लेकिन किसी की जरूरत नहीं होती कि वो सवाल पूछ सके, और अगर सवाल पूछा जाता है तो उस पर भी सवाल कर लिया जाता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि सवाल पूछा जा सके, मेरा तोहफा मेरी मर्जी काइंड ऑफ। बरतानिया के 9 मुंतखब वज़ीर आज़म हैं ये, केयर स्टारमर, इनको पाकिस्तान वाली ये सहूलत मैसर नहीं है कि उनसे सवाल ना पूछा जा सके और सवाल पूछने पर फिर वो सवाल पूछे कि आपने मुझसे सवाल कैसे पूछ लिया, मेरा तोहफा मेरी मर्जी। हाउस ऑफ कॉमन्स के कवायद और ज़वाबित के तहत अरकान पार्लियामेंट को अपने माली मफादात के हवाले से तमाम मालूमात फराहम करना होती हैं, लेकिन बरतानवी वज़ीर आज़म स्टारमर पर इल्ज़ाम है कि एक कारोबारी शख्सियत जिनका नाम सामने आया वही दलील उनकी तरफ से उनकी एहलिया को तोहफे में न सिर्फ महंगे कपड़े दिए गए
बल्कि वजीर आजम की एहलिया के कपड़ों में जो ऑल्ट्रेशन का खर्चा था वो भी उन्होंने ही उठाया, और ये तमाम मालूमात जो हैं वो शामर ने जाहिर नहीं की है। बरतानवी अखबार है संडे टाइम्स, इनकी रिपोर्ट है कि इसमें केयर स्टार्मर ने वहीद अली से कई मरतबा तोहफे लिए हैं, हथियात लिए हैं, जिनमें ग्लासेस हैं, ऑफिस सूट्स हैं, अकोमोडेशन है, जिसकी तफसील पार्लियामेंट की वेबसाइट पर मौजूद है, लेकिन जो उनकी अहलिया को कपड़े दिए गए हैं उसकी मालूमात सामने नहीं लाए हैं। इससे पहले 2021 में उस वक्त के बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन उनको उनके फ्लैट की तज़यीन और आराइश पर आने वाले अखराजात से मुताल्लिक भी तहकीकात का सामना करना पड़ा था। बोरिस जॉनसन पर यह इल्ज़ाम था कि वजीर आजम ने मनसूबाबंदी की कि एहतियात देने वाले उनके फ्लैट पर होने वाले काम के अखराजात की खुफिया तरीके से अदायगियाँ हों। फ्लैट की तज़यीन और आराइश के लिए सरकारी खजाने से 30,000 पाउंड मुख्तस होते हैं, लेकिन उस वक्त बोरिस जॉनसन ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह की आराइश और ज़ेबाइश पर मुबैना तौर पर 2 लाख पाउंड जो हैं वो खर्च कर डाले थे। एक तरफ नाज़रीन बरतानिया है जहां वजीर आजम को ओहदा रखते हुए जो खर्च किए गए हैं एक एक पाउंड, इसका भी हिसाब किताब देना पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ बरतानिया की साबिका कॉलोनी कह लीजिए या फिर हमारा मुल्क पाकिस्तान कह लीजिए, जहाँ मुल्क के जो हुक्मरान अशराफियाँ हैं ये हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों खरबों डकार जाते हैं, और वो भी हिसाब किताब दिए बगैर। कभी चीनी स्कैंडल आ जाता है हमारे सामने, कभी आटे का घोटाला आ जाता है हमारे सामने, कभी ओवर ब्लिंक का डाका पड़ जाता है हमारे पास, कभी तोशा खाना के साथ माले मुफ्त दिले बेरहम वाला मामला हो जाता है, कोई खिलाफ ज़ाब्ता गाड़ियां यहाँ से उठाकर जाता है, कोई घड़ियां और हीरे ले जाता है, लेकिन सवाल पूछने पर आंखें दिखाई जाती हैं और फिर बात हजरत उमर की जाती है। एहतिसाब का अमल भी जो है वो हमारा बड़ा कमाल है, जिससे बिगड़ जाए उसकी गर्दन नबोच लेते हैं, जिससे बन रही हो उसके लिए फिर बाकायदा पूरे उठाकर कानूनी तब्दील हो जाते हैं, या फिर आंखें ही तब्दील कर ली जाती हैं, आंखें ही फेर ली जाती हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इंशाल्लाह नाज़रीन से जुम्मे को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।